कहानी मॉस्को में शुरू होती है। यहाँ इवान वैनको नाम का एक शख्स और उसके पिता एंटोन वैनको एक साथ रहते हैं। एंटोन टोनी स्टार्क के पिता के पार्टनर थे। उन्होंने और हॉवर्ड ने आर्क रिएक्टर का निर्माण किया था। वो पैसे के लिए आर्क रिएक्टर को गलत लोगों को बेचना चाहता था, लेकिन टोनी के पिता हॉवर्ड ऐसा नहीं होने दे सकते थे। इसलिए उन्होंने एंटोन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। एंटोन को कंपनी से फायर कर दिया गया और हावर्ड स्टार्क आर्क रिएक्टर का श्रेय ले लिए। इस घटना के दुख ने एंटोन को शराबी बना दिया और उनकी तबीयत खराब हो गई। टोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बताया कि वही आयरन मैन है। एंटोन अपने बेटे इवॉन के साथ टीवी पर यह खबर देख रहा था। ये देखकर वो उदास हो जाता है, क्योंकि जो आर्क रिएक्टर उसने हावर्ड स्टार्क के साथ मिलकर बनाया था, उसका पूरा श्रेय आज स्टार्क इंडस्ट्रीज को जाता है और वो इतना असहाय होकर जी रहा है। इस गम के कारण उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और इस प्रकार एंटोन की मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा इवॉन अब खुद के लिए एक सूट बनाता है। उसने इसे विप्लैश का नाम दिया है। ये आर्क रिएक्टर की तरह इसके सूट को शक्ति दे सकता है। कुछ समय गुजरता है। टोनी स्टार्क अपने मार्क 4 आयरन मैन आर्मर से काफ़ी मशहूर हो गया है। इस दौरान उसने कई लोगों की जान बचाई है। सभी लोग उसे आयरन मैन कहते हैं। हालांकि सरकार अभी भी उसके आर्मर को एक खतरनाक हथियार मानती है और चाहती है कि वो इसे सेना को सौंप दे, लेकिन टोनी इसके लिए सहमत नहीं है। इधर टोनी स्टार्क की ज़िंदगी में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आर्क रिएक्टर में पैलेडियम, जो उसके सूट को शक्ति देता है, टोनी का ब्लड पॉइजन करना शुरू कर देता है। ये जहर धीरे धीरे उसके शरीर में मिल रहा है। जब उसने आयरन मैन सूट पहना तो उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उसका सूट आर्क रिएक्टर से बहुत अधिक बिजली का उपयोग करता था। वो किसी को नहीं बताता कि आर्क रिएक्टर के कारण उसके शरीर में जहर फैल रहा है। टोनी जानता है कि वो अपनी मौत के करीब है, इसलिए वो अजीब हरकतें करने लगता है। जैसे पेपर पॉट्स को, जो उसकी असिस्टेंट है, उसे स्टार्क इंडस्ट्री की मालकिन बना देता है। टोनी एक कार रेस में भाग लेता है। इवॉन उसे यहाँ मारने आता है। इवॉन के पास भी टोनी की तरह एक सूट है, लेकिन ये आर्क रिएक्टर से नहीं बल्कि एक और चीज़ से बिजली लेता है, जिसे उसने विप्लैश नाम दिया था। टोनी भी अपना सूट पहनता है। यहाँ टोनी और इवॉन, इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन आयरन मैन उसे आसानी से हरा देता है और गिरफ्तार करवा देता है। टोनी को इवॉन की वास्तविकता के बारे में पता चलता है। टोनी उससे जेल में मिलने जाता है। चूँकि टोनी ने उसे लड़ाई में हरा दिया था, टोनी अब जानता है कि विप्लैश में किन चीज़ों की कमी है। वो इवॉन को विप्लैश के सभी छूटी हुई पहेलियों के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। यहाँ से जाने के बाद टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जस्टिन हैमर जेल में इवॉन से मिलने आता है। वो उस प्रकार का सूट भी बनाना चाहता है जैसा टोनी के पास है। वो अच्छी तरह जानता है कि इवॉन ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसने इस प्रकार का सूट पहले भी बनाया था। वो इवॉन को जेल से छुड़ाता है और दुनिया को साबित करता है कि इवॉन की मृत्यु हो गई है, ताकि कोई उस तक पहुंचने की कोशिश ना करे। जस्टिन हैमर चाहता है कि इवॉन उसके लिए आयरन मैन के समान सूट बनाए, ताकि वो इन सूट्स को सरकार को बेच सके। वहीं दूसरी ओर टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है। आज उसका जन्मदिन है। वो पार्टी में अपना आयरन मैन सूट पहनता है। जब उसका दोस्त कर्नल जेम्स ये सब देखता है, तो वो टोनी का पुराना आयरन मैन सूट पहनकर वहां आता है। वो टोनी को रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। अंत में कर्नल टोनी से सूट छीन लेता है और उसे लेकर आर्मी बेस की ओर उड़ जाता है। हालांकि टोनी का सूट कोई नहीं पहन सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्त कर्नल जेम्स के लिए इसका लॉक खोल दिया था, क्योंकि वो जानता है कि वो धीरे धीरे मर रहा है। इसलिए वो चाहता है कि कर्नल जेम्स टोनी की मृत्यु के बाद उसका सूट का उपयोग मानव जाति की रक्षा करने के लिए करें। अब चूंकि सूट सरकार के पास है, वे इसको मॉडिफाई करते हैं। सूट का नया नाम है वॉर मशीन आर्मर। निक फ्यूरी टोनी से मिलने आता है। वो उसे बताता है कि उसकी असिस्टेंट नताशा न केवल एक असिस्टेंट है, बल्कि उसकी एक स्पाई एजेंट भी है।
फ्यूरी ने उसे टोनी पर नज़र रखने के लिए भेजा था। निक टोनी से कहता है कि वो उसे उस जहर से बचाना चाहता है जो पैलेडियम उसके शरीर में फैला रहा है। निक ने टोनी को ये भी बताया कि उसके पिता शील्ड के फॉर्मिंग मेंबर थे। वो टोनी को उसके पिता हावर्ड का एक सूटकेस देता है और कहता है कि उसे इसमें अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। उसे सूटकेस में एक रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग में टोनी के पिता कहते हैं कि वो आर्क रिएक्टर में पैलेडियम की जगह किसी अन्य तत्व का उपयोग करना चाहते थे। उन्होंने इसका डिज़ाइन भी बना लिया था, लेकिन उस समय तकनीक की कमी होने के कारण वे उसे नहीं बना सके, पर उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा ज़रूर सफल होगा। उस वीडियो में ये भी बताया गया कि वो डिज़ाइन कहाँ है। टोनी को वो डिज़ाइन मिल जाता है और वो समझ जाता है कि उसके पिता क्या बनाना चाहते थे। वो इसे बनाने में सफल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब उसे अपने आर्क रिएक्टर में पैलेडियम का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। ये अब उसे जहर नहीं दे सकता है। वो अपने लिए एक नया आयरन मैन का सूट भी बनाता है। दूसरी ओर इवॉन को दिखाया जाता है जो दुनिया की नज़रों में मर चुका है। टोनी के द्वारा दिए गए टिप्स का उपयोग करते हुए वो अपने लिए एक आर्क रिएक्टर में सुधार करता है। फिर वो टोनी स्टार्क को फ़ोन करके बताता है कि उसने एक बहुत बड़ी रोबोटिक सेना बनाई है जो बिल्कुल आयरन मैन की तरह दिखती है। वो टोनी स्टार्क को उस सेना से लड़ने की चुनौती देता है। दरअसल इवॉन आयरन मैन से अपने पिता का बदला लेना चाहता है। टोनी स्टार्क को पता चलता है कि इवॉन उसके कॉम्पिटिटर वेपन्स डीलर जस्टिन हैमर के साथ काम कर रहा है। दूसरी ओर जस्टिन हैमर को दिखाया जाता है। वो सभी के सामने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए इवॉन द्वारा बनाए गए रोबोट्स प्रस्तुत करता है। वो सभी को बताता है कि निकट भविष्य में डिफेंस का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। कर्नल जेम्स भी वहीं हैं। उसने वॉर मशीन का सूट पहना है जिसे इवॉन ने काफ़ी मॉडिफाई किया है। अब आयरन मैन वहां पहुंचता है। वो जेम्स को बताता है कि इवॉन जीवित है और वहां मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, इवॉन ने यहाँ मौजूद सभी ड्रोन्स और रोबोट्स को हैक कर लिया था। उसने कर्नल जेम्स का सूट भी हैक कर लिया। इसका मतलब है कि कर्नल जेम्स का सूट और यहाँ के सभी रोबोट्स उसके नियंत्रण में हैं। वो उनसे जो चाहे वो करवा सकता है। आयरन मैन इस जगह से निकलता है ताकि यहाँ किसी की मौत न हो जाए। वो जानता है कि इवॉन उसके पीछे अपनी पूरी सेना भेज देगा। आयरन मैन इवॉन की सेना से लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ हमें आयरन मैन की असिस्टेंट नताशा, जो खुद को ब्लैक विडो कहती है, दिखाई गई है। वो उस जगह पर पहुंचती है जहां इवॉन था, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। वो कर्नल जेम्स को उसके वॉर मशीन सूट से छुड़ाती है। अब उसका सूट जेम्स के नियंत्रण में है। टोनी और कर्नल जेम्स अब मिलकर सभी ड्रोन्स और रोबोट्स से लड़ते हैं। टोनी के सूट में नई टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो पूरी सेना को तबाह कर देते हैं। अचानक यहाँ एक विशालकाय और घातक रोबोट आता है जिसके अंदर इवॉन बैठा होता है। उसका सूट टोनी और कर्नल जेम्स के सूट की तुलना में बहुत पावरफुल है। वो उन्हें हराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को मार पाता, टोनी कर्नल जेम्स से कहता है कि वो उसके साथ लेज़र से हमला करे। वो दोनों उसे लेज़र मारते हैं जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। इससे इवॉन गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन वो अभी भी जीवित है। वो टोनी स्टार्क को मारना चाहता है। वो एक ही बार में अपना सारा सूट उड़ा देता है। उस विस्फोट में वो मर जाता है, लेकिन टोनी बच जाता है। अब वो निक फ्यूरी से मिलने जाते हैं। निक फ्यूरी का कहना है कि भले ही तुम अवेंजर्स के सदस्य हो, लेकिन तुम केवल एडवाइज़र के रूप में काम करोगे। वे उसे किसी भी मिशन में शामिल नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत लापरवाह है। अंत में हमें मेक्सिको की बंजर भूमि दिखाई जाती है जहाँ एक हथौड़ा पड़ा हुआ है। ये हथौड़ा किसी और का नहीं बल्कि थॉर का है। कोई नहीं जानता कि ये यहाँ कैसे आया। इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म 2010 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7। इसका बजट 170 से 200 मिलियन डॉलर था और इसने 624 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।